कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये इसका मेजर पॉइंट है, इसका मेन हाईलाइट ये वाला पॉइंट है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे आप नाम दे सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। जावा के अंदर हम जो प्रोग्राम करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्चुअल में वो किस तरह से वर्किंग करता है। तो जावा के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आप ये समझो कि जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, जो पुरानी लैंग्वेज है, ये क्या करती थी, इनके साथ क्या दिक्कत है ना। फिर हम जावा पे आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो, कोई भी लैंग्वेज है उसमें दो तरह के कोड होते हैं, सोर्स कोड और दूसरे मशीन कोड। और आपको ये भी पता है कि जो सी सी प्लस प्लस है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में। इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी प्लस प्लस है ये हाई लेवल की कैटेगरी में आती है। तो हाई लेवल का मतलब क्या होता है, जिसमें इंग्लिश में कोडिंग करते हैं, सीधी सी चीज ये है ना। तो यहाँ पर जो सोर्स कोड है और यहाँ पे मशीन कोड है, दो तरह के कोड है, सोर्स कोड और मशीन कोड, दो तरह के कोड होते हैं। सोर्स कोड क्या होते हैं, ऐसे कोड जो प्रोग्रामर द्वारा रिटर्न होते हैं। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, हमारे द्वारा लिखे गए कोड को हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। और सी प्लस प्लस क्या यूज करता है ट्रांसलेशन के लिए, कंपाइलर। सबको पता है कंपाइलर यूज करता है। जो सी होता है उसके कंपाइलर का नाम होता है टीसी, और इस वाले कंपाइलर का नाम होता है टीसीसी। सी प्लस प्लस के कंपाइलर का नाम, हर कंपाइलर का अपने खुद का नाम भी होता है, तो वो उन्होंने नाम भी लिख दिया। कभी वाइवा वगैरह में पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मैं सोर्स कोड लिख रहा हूं, जो भी मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूं, वो कंपाइलर उसे किस में ट्रांसलेट कर रहा है, और कोडिंग जो कर रहा हूं वो किस में कर रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो भी इंग्लिश में लिखे हुए शब्द हैं, कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी कोड में। मतलब 0101 की लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर रहा है। 0101 इस तरीके से जो भी उसका कोड होगा वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। बट यहाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो भी मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूं वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, मशीन कोड में। तो दिक्कत होगी क्या, ऐसे समझो कि मेरे पास 3 लैपटॉप हैं। एक लैपटॉप में डाला है विंडो 11, दूसरे लैपटॉप में डाला है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा लैपटॉप में डाला है मैक। मैक यानी एप्पल का लैपटॉप है। तो 3 लैपटॉप मेरे पास हैं। तो अगर मैंने कोई सी प्लस प्लस का प्रोग्राम किस पे बनाया, विंडो वाले लैपटॉप पे, तो यहां पर जो इसकी EXE बनेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो यहां बन जाएगी। ये बाइनरी कोड का मतलब क्या होता है, EXE फाइल, जिसे आप सामने वाले को बना के दोगे, तो वो यहां पे बनेगी इस लैपटॉप में। अब मैं क्या सोचूं कि इस वाले प्रोग्राम को मैं कॉपी करूं, और कॉपी करके कहां पे पेस्ट कर दूं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहां पे पेस्ट कर दूं पेन ड्राइव से। तो ये वर्क नहीं करेगी, ये फाइल काम इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बाइनरी कोड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और यहां प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस को कह रहा हूं मैं प्लेटफॉर्म। मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने प्रोग्राम बनाया है सी प्लस प्लस का, केवल वो प्रोग्राम विंडो के लैपटॉप में ही चलेगा, चाहे वो विंडो 11 हो, विंडो 10 हो, विंडो 7 हो, सब में चल जाएगा। बट वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करेगा, और ना ही वो मैक पे काम करेगा, ना ही वो मैक पे काम करेगा। तो यहां तो दिक्कत थी। दिक्कत क्या हो गई कि अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो कुछ लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा ऐप वगैरह जो बनते हैं, तो एप्पल के अलग बनते हैं, एंड्रॉइड के अलग बनते हैं, है ना। क्यों बनते हैं ऐसा, क्योंकि सपोर्ट नहीं है ना लैंग्वेज का, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैंने विंडो के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसे मैं लाइनेक्स पे रन नहीं कर पाऊंगा, ना एप्पल के लैपटॉप में रन कर नहीं कर पाऊंगा। इसकी मुझे दोबारा कोडिंग लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे फिर से मुझे सी सी प्लस प्लस का कोड बनाना पड़ेगा, वही कोड लाइनेक्स के हिसाब से, और फिर इसकी जो EXE बनेगी उसको मैं किसी भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकता हूं। बट मैं विंडो पे बनाई हुई EXE को, EXE मतलब मशीन कोड को, ये बाइनरी कोड को
मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर सकता। तो ये दिक्कत किसके साथ थी? C++ लैंग्वेज के साथ, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। बट जावा क्या करता है? अब जावा की कहानी सुनना है। जावा के पास भी ये दोनों चीजें होती हैं, सोर्स कोड भी होते हैं, मशीन कोड भी होते हैं। जावा भी यही चीज करता है, इसके पास भी सोर्स कोड है, इसके पास भी मशीन कोड है। बट जावा क्या करता है? जावा ये बोलता है, एक सेकंड रुकना, जावा ये कहता है कि यदि आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो तो पहले उसे आप कंपाइल करो, कंपाइल करो। और जावा के कंपाइलर का नाम होता है जावा सी। नेम ऑफ द कंपाइलर ऑफ जावा इज कॉल्ड जावा सी। तो जो जावा सी कंपाइलर है ना, वो डायरेक्ट मशीन कोड फाइल नहीं बनाता, बीच में एक फाइल बनती है बाइट कोड, एक इंटरमीडिएट, एक मीडिएटर फाइल बनती है जिसका नाम होता है बाइट कोड फाइल। जैसे यहाँ पे सोर्स कोड होते हैं, मशीन कोड होते हैं, वैसे बीच में एक बाइट कोड बनता है। और फिर यहाँ पे जब ये बाइट कोड बनता है तो इस बाइट कोड को इंटरप्रेटर के थ्रू निकाला जाता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेटर, क्योंकि दो तरह के ट्रांसलेटर थे, अगर याद करो मैंने बताए थे आपको, दो तरह के ट्रांसलेटर होते थे, एक होता था कंपाइलर, एक होता था इंटरप्रेटर। और मैंने ये बोला था जावा दोनों ही सपोर्ट करता है, जावा जो लैंग्वेज है वो दोनों ही सपोर्ट करता है, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी। तो यहां पे क्या हुआ, जो इंटरप्रेटर का नाम है, जावा के इंटरप्रेटर का नाम है वो है जावा, सिंपल जावा। दिस इज द नेम ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ जावा। ठीक, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं आगे आ रहा हूं। तो यहां पे क्या हुआ, जावा ये कहता है कि यदि आप कोई भी कोडिंग कर रहे हैं तो उसे मैं डायरेक्ट मशीन में कन्वर्ट नहीं करने दूंगा, मैं उसे आपको मशीन में कन्वर्ट नहीं करने दूंगा। पहले आप उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करें। अब ये बाइट कोड क्या होते हैं? बाइट कोड जो सन माइक्रो सिस्टम ने लिखे हुए हैं, मतलब पहले अपनी भाषा को मेरी भाषा में कन्वर्ट करो, सन माइक्रो सिस्टम की भाषा में, और फिर उसके बाद उसे जो भी विंडो 11 की भाषा है उसमें कन्वर्ट करो, डायरेक्ट आप मशीन कोड में कन्वर्ट मत करो। जावा ये कहता है ना। तो यहां पर अगर आपको याद हो, जब हम जावा में प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारी जो सोर्स फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? कि हम कोई भी फाइल बनाए, जैसे हमने बनाई 1, तो उस फाइल के आगे डॉट जावा लगा रहेगा। द एक्सटेंशन नेम ऑफ जावा फाइल इज डॉट जावा। तो दिस इज द सोर्स कोड। अब ये जो सोर्स कोड है ये कंपाइल होगा और बाइट कोड फाइल बनाएगा उसी नाम से, बट इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट क्लास। एक डॉट क्लास एक्सटेंशन की एक फाइल बनाएगा, इसी डॉट क्लास एक्सटेंशन की फाइल को मैं बाइट कोड कह रहा हूं। और फिर जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो लास्ट में बनेगी EXE। तो मैं इसका नाम दे देता हूं 1.exe फाइल, मतलब ऐसी फाइल जो मशीन पे डिपेंडेंट है, जिसे मशीन पे रन कर सकते हो। ये EXE बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको प्रोजेक्ट में, ठीक है। अभी ध्यान ये रखना है कि EXE फाइल वो होती है जो मशीन पे रन होती है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसकी फिर हम EXE फाइल बना के सामने वाले को बेच देते हैं, हम उसे सोर्स कोड नहीं देते। अब जैसे यहाँ पे ये MS वर्ड है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले ने MS वर्ड दिया, तो आप MS वर्ड को ओपन करके उसकी EXE पे रन करके आप उस पर काम कर सकते हो। बट क्या आप इसके कोडिंग को देख सकते हो कि इसके पीछे क्या कोडिंग की गई है? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उसने सोर्स कोड नहीं दिए, उसने सोर्स कोड बनाए और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट किया और फिर आपको पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट करके दे दिया कि अब आप यूज करो, मैं अपनी जो कोडिंग है वो आपको नहीं दूंगा। ये कहता है कौन? माइक्रोसॉफ्ट। पर जावा क्या कर रहा है? जावा बोलता है कि आप अपने प्रोग्राम को मशीन में डायरेक्ट कन्वर्ट मत करो C++ की तरह, उससे पहले मेरे कोड में ट्रांसलेट करो, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं बाइट्स कोड क्या होते हैं, तो बाइट कोड, इससे पे थोड़ा डेफिनेशन समझो तो समझ में आएगा। सोर्स कोड वो होते हैं जो प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए कोड है। एक लाइन से शुरुआत करते हैं। पहली चीज, सोर्स कोड क्या होते हैं? सोर्स कोड क्या होते हैं? कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर, रिटन बाय द प्रोग्रामर, ऐसे कोड जो प्रोग्रामर के द्वारा लिखे जाते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। व्हाट इज मशीन कोड? बाइट कोड पे बाद में आते हैं। मशीन कोड क्या होते हैं? मशीन कोड, इट इज कोड विच इज अंडरस्टैंड बाय द CPU, जो CPU के द्वारा समझे जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बाइनरी।
ऐसे कोड में कन्वर्ट हो जाती है जब फाइल, तो उसे हम बोलते हैं मशीन कोड फाइल। बात आती है ये क्या होता है सर बाइट कोड। तो बाइट कोड की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड which is developed by the अरे यार, it is an intermediate code which is developed by the सन माइक्रो कंपनी। कौन सी कंपनी ने बनाया इसे? सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया। ये कोड जो है ये इस कंपनी के द्वारा बनाए गए खुद के कोड है। तो क्या बोलता है ये जावा, आप अपने प्रोग्राम को पहले मेरे कोड में ट्रांसलेट करो, डायरेक्ट मशीन कोड में ट्रांसलेट मत करो। दूसरा, ये जो मशीन बाइट कोड होते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे ये डिपेंडेंट होते हैं ना, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में बनेगा उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा। बट ये जो बाइट कोड होते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। दिस कोड इज प्लेटफॉर्म independent. This code is platform independent means we can run that program at any operating system. इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम रन कर सकते हैं, एट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पे प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इस वाले कोड को किसी भी आप विंडो में भी, लाइनेक्स में भी, मैक में भी, कहीं पे भी आसानी से रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगली चीज, एक्सटेंशन नेम क्या है? एक्सटेंशन नेम इज डॉट क्लास। जो बाइट कोड फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट क्लास होता है। ये ध्यान रखना, ये वाइवा में पूछते हैं, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, यहां पर मैंने तीनों की डेफिनेशन भी लिख दी, सोर्स कोड क्या होते हैं, मशीन कोड क्या होते हैं, बाइनरी कोड क्या होते हैं। और यहाँ पे बाइनरी मशीन के अंदर एक और चीज लिख दूं, इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। दिस कोड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ये जो कोड होते हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में बनेंगे उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कोड रन हो पाएंगे, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्हें हम रन नहीं कर सकते। अब देखो होगा क्या, अब होगा ये कि मेरे पास 3 लैपटॉप हैं, विंडो का लैपटॉप, लाइनेक्स का लैपटॉप और एज वेल एज मैक का लैपटॉप, 3 लैपटॉप हैं। अब यहां पे मैंने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, तो पहले कौन सी फाइल बनेगी? डॉट क्लास, और फिर उसके बनेगी डॉट एक्सी बाद में बनेगी। तो यहाँ पे इस एक्सी वाली फाइल को अगर मैं पेन ड्राइव में कॉपी करूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं दूसरे लैपटॉप पे पेन ड्राइव से, तो ये रन नहीं होगी, नॉट वर्क, क्योंकि ये तो कौन सी फाइल है? मशीन है। बट अगर मैं इस फाइल को कॉपी करूं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, डॉट क्लास फाइल को, तो ये रन हो जाएगी। समझ गए? जबकि ये वाली फाइल रन नहीं होगी। तो इसके रन होने का मतलब क्या है, अब इसको समझो। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोडिंग को पहले कंपाइल किया गया। कंपाइल का मतलब क्या होता है? पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ उठाओ। जैसे ये जो जावा के अंदर जो भी मैंने कोडिंग लिखी है, मान लो यहाँ पे मैंने 10 लाइन की कोडिंग करी है इसके अंदर। कितनी लाइन है इसके अंदर? 10 लाइन। इन 10 की 10 लाइन को उठाओ और उसको किस में ट्रांसलेट कर दो? हमारी मीडिएटर लैंग्वेज में, जो कि है डॉट क्लास, ठीक। और फिर इन 10 लाइनों को किसमें कन्वर्ट कर दो? EXE में। बट यहां पे कंपाइल क्या कर रहा है? पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ उठा रहा है, मतलब पेज वाइज हो रहा है यहां पर। मतलब 10 की 10 लाइनें 10 to 10 यहां पे हो रहा है। बट यहां पे जब काम आया तो यहां पे होता है लाइन वाइज, मतलब ट्रांसलेशन जो होगा वो क्या होगा? लाइन, मतलब 1 by 1, पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, ऐसे करके एक एक करके 10 लाइन एग्जीक्यूट होंगी, यहां से उठ के आएंगे। तो क्योंकि इंटरप्रेटर का काम क्या है? लाइन वाइज ट्रांसलेशन, और कंपाइलर का काम क्या है? पेज वाइज ट्रांसलेशन। तो पहले जो भी कोडिंग करते हैं वो पहले 10 की 10 लाइनें किसमें? डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद यहां से एक एक लाइन उठती है,
और फिर वो रन कौन करवाता है उसे, इंटरप्रेटर। ठीक है, अब यहाँ पे बात को ध्यान रखो, यहाँ पे जो डॉट क्लास फाइल बन रही है, इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। अभी बताता हूं क्या होती है वर्चुअल मशीन। ये जो हमारा बाइट कोड बन रहा है और इंटरप्रेट हो रहा है प्रोग्राम, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, ये दोनों ही किसके द्वारा हो रहा है, जेवीएम के कारण। तो जेवीएम क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि इस प्रोसेस को करने में हमारी मदद कर रहा है। ये क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर जो कि इस फाइल को बनाने में और उसे रन करने में मशीन कोड में हमारी हेल्प करता है। कौन, जेवीएम। तो जेवीएम का वर्क क्या है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट बाइट कोड फाइल एंड एग्जीक्यूट दैट कोड ऑल्सो। उनके कोड को एग्जीक्यूट भी करने का काम किसका होता है, जेवीएम का। ठीक है, अब जब आपने सॉफ्टवेयर वगैरह बना लिया, ये सब चीजें हो रही है, इसके अंदर एक जेडीके पैकेज होता है। कहने का मतलब एक चीज और समझ लो, अगर आपको जावा की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी, जेडीके की। इसको ऐसे समझो, जेडीके सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट इस सॉफ्टवेयर का नाम है, जेडीके। तो अगर आपको जावा पे काम करना है तो आपको पहले जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जैसे आप जेडीके इंस्टॉल करोगे ना, तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, उसके अंदर आपको पहली चीज मिलेगी जेवीएम, ये वाला सॉफ्टवेयर मिलेगा, जेडीके। इसका काम क्या है, बाइट कोड में कन्वर्ट करना और एज वेल एज उसे एग्जीक्यूट भी करवाना। इसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर और मिलेगा जिसका नाम है जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म है किसका, जेआरई का। अब ये क्या करता है, जेआरई भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि किसके अंदर बना होता है, जेडीके के पैकेज के साथ ही इंस्टॉल होता है ये भी। अब इसका काम क्या है, रन और एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम ऑन अवर सिस्टम। हमारे सिस्टम में जावा प्रोग्राम को रन और एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है। अगर आप बीओबी की वेबसाइट खोलो और आपके सिस्टम पे जेवीएम नहीं डला हुआ है, और सॉरी जेआरई नहीं डला हुआ है, तो वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होती। तो जेआरई कोई अलग से नहीं डालता है, सीधे आप जेडीके डालो, जेआरई उसके साथ आ जाता है। आप सोचो कि अलग से डाल दो, अलग से भी डाल सकते हो अगर आपको जेडीके की जरूरत नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं। इसके साथ एक और सॉफ्टवेयर आता है, जावा सी कंपाइलर। अभी मैंने लिखवाया जावा सी कंपाइलर, ये भी किस पैकेज के अंदर आएगा, जेडीके के अंदर। इसका काम क्या होता है, पेज वाइज ट्रांसलेशन, हमारे पूरे प्रोग्राम को पेज वाइज ट्रांसलेट करना। इंटरप्रेटर भी आएगा जिसका नाम क्या है, जावा इज ए इंटरप्रेटर। और जावा जो इंटरप्रेटर है ये लाइन वाइज एग्जीक्यूशन करेगा, प्रोग्राम को एक एक लाइन उठाएगा और उसे रन और एग्जीक्यूट करेगा। पांचवी चीज जेडीके के अंदर क्या आती है, एक जावा डॉक्स करके एक सॉफ्टवेयर आता है, किसके अंदर, अपने इसमें जेडीके के अंदर, उसका नाम होता है जावा डॉक्स। तो जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। इसको करके दिखाऊंगा कभी, ठीक है, जब लास्ट में फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह बनाऊंगा ना, तो इस जावा डेक का यूज करके दिखाऊंगा कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह लिखते हो ना, तो उसकी एक अलग से फाइल बना देगा जावा डेक करके। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट है इसमें, जेडीके के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और किन सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, हाँ या ना। सर सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ कर दूंगा, एक सेकंड रुकना। किसी और को दिक्कत है, जेडीके का और क्या काम है, संस्कृति, कोई डाउट है ना। थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता था, जो हमारी पुरानी लैंग्वेजेस होती थी सी प्लस प्लस, ये क्या करती थी, अपने कोड को
जो सी के प्रोग्राम होते हैं, सोर्स कोड होते हैं, उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट सी या फिर डॉट सीपीपी। ठीक, सी की फाइल का होता है डॉट सी, और जो अपनी सी प्लस प्लस की फाइल होती है उनका सीपीपी होता है। तो जो भी ये जो फाइल बन रही है सी और सीपीपी फाइल, इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो इसका दिक्कत क्या होती थी कि अगर मैंने सी प्लस प्लस से कोई प्रोग्राम विंडो के लैपटॉप पे बनाया तो केवल वो विंडो के लैपटॉप पे ही काम करता था, वो लाइनक्स के लैपटॉप पे काम नहीं करता था। बट जब जावा आया तो जावा ने ये बोला कि आप अपने कोड को डायरेक्ट मशीन में कन्वर्ट मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी? ये प्लेटफॉर्म वाली, कि अगर मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोग्राम बनाया तो उसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं कर पाऊंगा, जो तो अभी भी नहीं हो रहा। इसको मैं यहाँ पे रन कर ही नहीं सकता। बट जो इंटरमीडिएट कोड है डॉट क्लास, इसको मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ। मुझे अलग से कोडिंग लिखने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। सेम कोडिंग को मैं रीयूज कर सकता हूँ यूजिंग बाइट कोड। अब बात आती है बाइट कोड दिखने में कैसे होते हैं। सर एक कॉन्सेप्ट आ सकता है, सर बाइट कोड मतलब कैसे दिखने में कैसे होंगे? बाइनरी तो समझ में आता है सर, 0101, पर बाइट कोड मतलब? तो बाइट कोड इज सिमिलर एज अ मशीन कोड, इट इज सिमिलर एज एन मशीन कोड, मशीन कोड के समान है, बट बट नॉट अ प्योर मशीन कोड। सर ये तो आप अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, प्योर मशीन कोड। अब इसका मतलब क्या है कि सिमिलर एज अ मशीन कोड बट नॉट अ मशीन कोड। आप कह भी रहे हैं कि मशीन कोड के समान है और ये भी कह रहे हैं कि बट मशीन कोड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने मुझसे पढ़ा और आप मुझसे पढ़ के जावा किसी दूसरे को पढ़ाने गए, तो आप भी जावा पढ़ा सकते हो, मैं भी जावा पढ़ा सकते हो, बट आप मेरे जैसे हो, आप प्योर में नहीं हो, है ना? आप मेरे जैसा नहीं पढ़ा पाओगे, वाली चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आप भी बाइनरी कोड हो, आप भी टीचर ही हो, बट अपने प्रीडिफाइंड रूल्स है आपके कुछ, जिस तरीके से आप दूसरों को जावा समझाओगे। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना। तो ये भी मशीन कोड की तरह 01 से ही मिलके बने होते हैं, बट कोडिंग में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि सन माइक्रो ने इसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर दिए और उसे अपना एक कोड बना दिया है। तो क्या कहता है कि जब भी कोड बनाए, मतलब जब भी प्रोग्राम बनेगा तो वो पहले मेरे कोड में ट्रांसलेट होगा, बाद में वो विंडो के लैपटॉप वाले कोड पे ट्रांसलेट होगा, उसे डायरेक्ट ट्रांसलेट होने में नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो भी फाइल बनेगी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी, जिससे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये होता है, और आपको ये जो पूरी परफॉर्मेंस करनी है तो बिना जेडीके जेवीएम के नहीं हो पाएगी। अब ये जो जेवीएम होता है ना, कहाँ पे लगा होगा? इधर पे कहीं लगा होगा जेवीएम। ठीक है, जेवीएम बाइट कोड में जो भी लिखा हुआ है उसको एक एक करके उठाएगा और फिर उसे यहाँ पे ट्रांसलेट करवाएगा, मतलब रन करवाएगा। इस कोड को समझने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो कहीं यहाँ लगा होता है जेवीएम, इस पूरे पार्ट में। एक सॉफ्टवेयर है जो कि ये बाइट कोड को यहाँ पे ट्रांसलेट करवाने के काम आ रहा है। कौन सा वाला? जेवीएम। और जेआरई क्यों यूज होता है? सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। जैसे सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो गया, अब ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके सिस्टम पे जेआरई नहीं है। इससे रन करना हुआ तो जेआरई लगाएंगे। कंपाइल करना हुआ, जैसे जो कंपाइल की प्रोसेस हो रही है, ये तब तक नहीं होगी जब तक जावा सी नहीं है आपके पास। तो ये जब जेडीके आप इंस्टॉल करते हो तो ये सारे पैकेजेस आपको उनके साथ मिल जाते हैं, है ना? इसको मैं अलग से करके भी दिखाऊंगा आपको। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये कहलाता है जावा, सॉरी, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जावा इज अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है।